हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, गॉड इलेक्ट्रोलेक्स ने अपना सेक्रीफाइस देते हुए स्नो क्वीन के साथ साथ पूरे आउटियन सेट को बचा लिया था। और एपिसोड के एंड में हमने देखा था जहाँ एक तरफ युवा के सोल सीरियलम के अंदर स्नो क्वीन अपने शेल को तोड़ते हुए धीरे धीरे बाहर आने लगी थी, तो वहीं दूसरी तरफ गॉड इलेक्ट्रोलेक्स की सोल जाकर वहाँ पे टंगसन से मिली थी और यहीं से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मास्टर टाई और मास्टर नीटियन जल्दी से युवा को लेकर अपने रूम के अंदर आ गए थे, क्योंकि वो दोनों भी वहाँ पे समझ चुके थे कि स्नो क्वीन का नया जन्म हो रहा है। इसलिए वो दोनों मिलकर युवा को सबसे अलग वाले रूम के अंदर ले आए थे, क्योंकि वो दोनों ही जानते थे कि सब यूहो की बॉडी से एक बार से बहुत ही ज्यादा पावरफुल और खतरनाक ऑरा निकलने वाला था। वहीं दूसरी तरफ हम यूहो को देखते हैं जिसे अभी तक भी अपनी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन हो रहा था, लेकिन उसके सोल सीरियलम के अंदर तो अलग ही सीन चल रहा था। हम देखते हैं कि जहाँ पे स्नो क्वीन की सोल मौजूद थी, वहाँ पे चारों तरफ अचानक एक स्पिरिचुअल लोटस फ्लावर क्रिएट होने लगा था, जिसके अंदर से अलग अलग एनर्जीज निकलते हुए वहाँ पे एक फॉर्मेशन का रूप लेने लगी थी। और जैसे जैसे वो लोटस फ्लावर वहाँ पे यूहो के सोल सीरियलम के अंदर खिल रहा था, हम देखते हैं कि धीरे धीरे वहाँ पे एक बेबी भी फॉर्म होने लगा था। और वो सभी एनर्जी जो कि वहाँ पे फॉर्मेशन का रूप ले रही थी, उन सभी ने भी अब धीरे धीरे वहाँ पे एक बेबी का रूप लेना शुरू कर दिया था। और उन सभी के बीचों बीच मौजूद थी वहाँ पे स्नो क्वीन की सोल। वो सभी बेबीज वहाँ पे आपस में मर्ज होते हुए दोबारा वहाँ पे एक बहुत बड़े जेंट स्पिरिचुअल लोटस फ्लावर का रूप लेने लगे थे। और उस स्नो लोटस फ्लावर ने वहाँ पे स्नो क्वीन की सोल को वहाँ पे अपने अंदर लेना शुरू कर दिया था। और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे यूहो की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जिसे देखकर मास्टर नीटियन वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं वो अपने शेल को तोड़कर धीरे धीरे बाहर आ रही है। मास्टर नीटियन का कहना बिल्कुल सही था। हम देखते हैं कि स्नो क्वीन की सोल अब धीरे धीरे जो कि एक बेबी का रूप ले चुकी थी, वो अपने शेल को तोड़ते हुए बाहर आ रही थी। और इस सब में हम देखते हैं कि यूहो की थर्ड आई भी खुद ब खुद ही वहाँ पे ओपन हो गई थी। लेकिन इस सब के साथ साथ यूहो को वहाँ पे अपनी बॉडी के अंदर काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था। और जैसे स्नो क्वीन वहाँ पे उस शेल को तोड़कर बाहर आती है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे यूहो की बॉडी से इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि वो सीधी ऊपर आसमान से होते हुए स्पेस में जाने लगी थी। पर इसी के साथ हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे सब कुछ शांत हो गया था और हमें दोबारा वहाँ पे यूहो के सोल सीरियलम का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे स्नो क्वीन पूरी तरह से अपने शेल को तोड़ते हुए बाहर आ चुकी थी। और वो वहाँ पे अपने बच्चे को चुहे शेल को भी तोड़ तोड़ के खाने लगी थी। और इस भी यूहो जो कि वहाँ पे खुद को काफी हद तक संभाल चुका था, वो भी अब वहाँ पे अपने सोल सीरियलम के अंदर आ जाता है। जहाँ जैसे ही स्नो क्वीन की नजर वहाँ पे यूहो के ऊपर पड़ती है, तो वो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी। और स्नो क्वीन को वहाँ पे इस तरह से खुश होते हुए देखकर यूहो वहाँ पे उससे सवाल करते हुए पूछता है, स्नो गर्ल, क्या मैं तुम्हें अभी तक भी याद हूँ? यूहो की ये बात सुनकर स्नो क्वीन जल्दी से यूहो की तरफ भागकर उससे वहाँ पे डैडी डैडी कहने लगी थी। और ये कहते हुए हम देखते हैं कि स्नो क्वीन वहाँ पे यूहो के सोल सीरियलम से भी बाहर आ जाती है। और यहाँ पे हमें स्नो क्वीन का पूरा लुक दिखाया जाता है, जो कि वहाँ पे एक लिटिल फायरी की तरह बहुत ही ज्यादा क्यूट दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर यूहो वहाँ पे हैरान होते हुए कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि वाकई स्नो क्वीन ने एक बेबी का रूप ले लिया है। तो इसका मतलब है कि गॉड इलेक्ट्रोलेक्स ने जो मुझसे बोला था वो वाकई सच था। पर अभी यूहो वहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि स्नो क्वीन ने जल्दी से आगे बढ़ते हुए जाकर वहाँ पे यूहो को हक कर लिया था। और साथ साथ वो वहाँ पे यूहो को डैडी डैडी कहकर भी बुलाने लगी थी, जो सुनकर तो बेचारे यूहो का फेस भी वहाँ पे शर्म से लाल हो जाता है, क्योंकि वो शादी से पहले ही फादर बन चुका था। वहीं हम देखते हैं कि स्नो क्वीन की आवाज सुनकर मास्टर टाई और मास्टर नीटियन भी जल्दी से रूम के अंदर आ गए थे, जहाँ मास्टर टाई रूम के अंदर आते हुए कहते हैं कि आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। पर ये कहते कहते मास्टर टाई की नजर वहाँ पे स्नो क्वीन के ऊपर पड़ती है, जिसे देखकर मास्टर टाई वहाँ पे यूहो से सवाल करते हुए पूछते हैं कि ये लिटिल गर्ल कौन है। वहीं मास्टर टाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्नो गर्ल भी वहाँ पे उन दोनों को बहुत ही खुद से देखने लगी थी, जहाँ मास्टर नीटियन तो उसे नॉर्मली दिखाई देते हैं और मास्टर टाई उसे वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ड्रामने लग रहे थे। और जैसे ही वो वहाँ पे मास्टर टाई का ड्रामना फेस देखती है, तो उसने अचानक ही वहाँ पे डरते हुए अपना आईसी ऑरा रिलीज कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ का वो पूरा रूम ही बर्फ में जमना शुरू हो गया था, जो देखकर मास्टर नीटियन ने जल्दी से वहाँ पे अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हुए स्नो क्वीन के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना दिया था, ताकि उसके आईसी ऑरा की वजह से रूम को कोई नुकसान ना हो। अब ये देखकर तो स्नो क्वीन वहाँ पे यूहो के पीछे जाकर छुप जाती है और वो वहाँ पे यूहो से शिकायत करते हुए कहती है, डैडी ये लोग बहुत ही ज्यादा बुरे हैं, ये लोग मुझे यहाँ पे डालने की कोशिश कर रहे हैं। स्नो क्वीन की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि बेचारे मास्टर नीटियन को भी वहाँ पे झटका लगता है, क्योंकि चलो मास्टर टाई तो ड्रामने थे ही, लेकिन स्नो क्वीन ने तो वहाँ पे मास्टर टाई के साथ साथ मास्टर नीटियन को भी बुरा कह दिया था। वहीं यूहो वहाँ पे स्नो क्वीन को समझाते हुए कहता है कि ये बुरे लोग नहीं है और तुम पहले जल्दी से अपनी पावर्स को वापस लो। यूहो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्नो क्वीन ने भी जल्दी से वहाँ पे अपनी सारी पावर्स को वापस ले लिया था, जिसकी वजह से वो रूम भी दोबारा वहाँ पे पहले की तरह ठीक हो जाता है। पर भले ही वो रूम पूरी तरह से ठीक हो गया था, लेकिन मास्टर टाई के बाल और दाढ़ी अभी तक भी बर्फ में ही जमे हुए थे, जहाँ वो छींक लेते हुए खुद को भी वहाँ पे उस बर्फ से आजाद करवा देते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद भी हम देखते हैं कि मास्टर टाई वहाँ पे स्नो क्वीन की तारीफ करते हुए कहते हैं कि ये तो कितनी ज्यादा क्यूट है, लिटिल गर्ल तुम्हें यहाँ पे इस तरह से हमसे डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ये कहकर जैसे ही मास्टर टाई वहाँ पे स्नो क्वीन के पास जाने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो स्नो क्वीन तो वहाँ पे डर के मारे और भी पीछे होने लगी थी, जो देखकर मास्टर नीटियन मास्टर टाई को वहीं पे रोकते हुए युवा से कहते हैं, इसका जन्म कैसे हुआ है? क्या इसका जन्म तुम्हारी लाइफ पावर से ही हुआ है? मास्टर नीटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए बताता है कि ये स्नो क्वीन की सोल है, जिसे मेरे सीनियर यानी गॉड इलेक्ट्रोलेक्स ने ब्लास्ट होने से बचा लिया था और उन्होंने ही जाने से पहले इसकी स्पेशल एनर्जी को एक सोल का रूप दे दिया था। वहीं स्नो क्वीन का नाम सुनकर तो हम देखते हैं कि मास्टर टाई को वहाँ पे एक बहुत बड़ा झटका लगता है और वो वहाँ पे हैरान होते हुए युवा से कहते हैं, क्या कहा तुमने? स्नो क्वीन? क्या ये वही स्नो क्वीन है जो कि स्नो लैंड की टॉप 3 किंग्स में से एक है? लेकिन इसकी सोल तुम्हारे पास कैसे आई थी? और ये कहते हुए मास्टर टाई दोबारा
स्नो क्वीन के वहाँ पे काफी क्लोज आ गए थे, जो देखकर स्नो क्वीन ने भी वहाँ पे एक बार फिर से डरते हुए अपनी आइस पावर का इस्तेमाल करके मास्टर टाई की दाढ़ी को वहाँ पे बर्फ में जमा दिया था, जो देखकर मास्टर नीटियन भी वहाँ पे स्माइल करते हुए ना में अपने सर हिलाने लगे थे और खुद से कहने लगे थे कि ये नहीं सुधरने वाला। वहीं मास्टर टाई के सवाल को सुनकर युवा उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि ये एक बहुत ही लंबी कहानी है, जिसपे मास्टर नीटियन आगे आते हुए युवा से कहते हैं तो अब तुम इसका क्या करने वाले हो, क्या तुम इसे अपने सोल रिंग के अंदर ऐड करोगे। सोल रिंग का नाम सुनकर तो हम देखते हैं कि अचानक स्नो गर्ल वहाँ पे काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी और वो वहाँ पे ऊपर हवा में उठते हुए अपनी पावर्स का इस्तेमाल करके युवा की सारी सोल रिंग्स को चेक करने लगी थी। लेकिन जब वो युवा की सोल रिंग्स स्पेस को देखती है तो वो वहाँ पे उदास होते हुए युवा से कहती है कि मेरे लिए तो आपके पास सोल स्पेस खाली ही नहीं है, जिसपे युवा उसे वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि मैंने जस्ट अभी 50 लेवल में ब्रेक थ्रू किया है, जिसका मतलब है कि मैं अपने सोल स्पेस के अंदर एक और सोल रिंग को ऐड कर सकता हूँ, तो तुम उसी एम्प्टी स्पेस की जगह क्यों नहीं ले लेती। युवा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्नो क्वीन वहाँ पे थोड़ा गुस्सा होते हुए उसे कहती है क्योंकि मेरे लिए एक स्लॉट काफी नहीं है। स्नो क्वीन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा वहाँ पे उसे सवाल करते हुए पूछता है तो फिर अब तुम ही मुझे बताओ कि मैं क्या करूँ, जिसपे स्नो क्वीन की बजाय मास्टर टाई उससे कहते हैं क्या तुम्हारे पास कोई दूसरी मास्टर स्पिरिट नहीं है। मास्टर टाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा को भी वहाँ पे अपनी सेकंड मास्टर स्पिरिट के बारे में याद आता है और उसने वहाँ पे वो ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से वहाँ पे अपनी सेकंड मास्टर स्पिरिट को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके अंदर सिर्फ एक ही सोल रिंग ऐड थी, पर उस सोल रिंग का कलर बहुत ही ज्यादा अजीब था। वो ना तो रेड थी और ना ही ब्लैक, बल्कि उसका कलर वहाँ पे ऑरेंज था। वहीं स्नो क्वीन तो ये देखकर वहाँ पे इतनी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी कि वो वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से दोबारा वहाँ पे युवा के सोल रियलम के अंदर चली गई थी, क्योंकि युवा की सेकंड मास्टर स्पिरिट के अंदर काफी सारा स्पेस खाली था। इसलिए स्नो क्वीन जल्दी से युवा के सोल रियलम के अंदर जाते हुए खुद को वहाँ पे युवा की सेकंड मास्टर स्पिरिट के साथ जोड़ने लगी थी और जैसे स्नो क्वीन वहाँ पे अपनी पावर्स को युवा की सेकंड मास्टर स्पिरिट के अंदर डालना शुरू करती है तो हम देखते हैं कि बाद युवा की बॉडी खुद ब खुद ही ऊपर हवा में उठने लगी थी और उसी के साथ साथ उसके पास एक व्हाइट कलर की सोल रिंग भी आ गई थी। लेकिन देखते ही देखते वो सोल रिंग वहाँ पे 1 से 2 में ट्रांसफॉर्म हो जाती है, जो देखकर तो मास्टर टाई के साथ साथ मास्टर नीटियन को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। पर अभी वो दोनों वहाँ पे इसी तरह से हैरान हो ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि वो व्हाइट सोल रिंग वहाँ पे 2 से होते हुए 3 में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी और देखते ही देखते वहाँ पे 3 से 4 सोल रिंग्स बन गई थी, जो देखकर तो मास्टर टाई का मुंह वहाँ पे खुला का खुला रह गया था। वो वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि स्नो क्वीन ने एक बार में युवा को 4 सोल रिंग्स दे दी। वहीं मास्टर टाई की तरह मास्टर नीटियन भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे और वो वहाँ पे मास्टर टाई से कहते हैं कि ये अभी तक खत्म नहीं हुआ। मास्टर नीटियन की ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि हम देखते हैं कि स्नो क्वीन अभी तक भी अपनी पावर्स वहाँ पे युवा की सेकंड मास्टर स्पिरिट के अंदर डाल रही थी और ऐसा होते ही हम देखते हैं कि अचानक वहाँ पे युवा की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल गोल्डन एनर्जी रिलीज होने लगी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे वहाँ पे युवा की सोल रिंग्स का कलर भी चेंज होने लगा था। जहाँ पहले तो उनका कलर व्हाइट से गोल्डन होता है, लेकिन गोल्डन से अब धीरे धीरे वो वहाँ पे ऑरेंज में चेंज होने लगा था और इसके साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पे युवा की बॉडी से इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा निकल रहा था कि वो युवा की बॉडी से होता हुआ सीधा ऊपर आसमान में जा रहा था। जबकि वहीं ये सब देखकर मास्टर टाई वहाँ पे हैरान होते हुए कहते हैं ऑरेंज सोल रिंग, ऐसी किसी सोल रिंग के बारे में तो हम लोगों ने हिस्ट्री में कभी भी नहीं सुना, आखिर ये किस तरह की मिस्टीरियस सोल रिंग है। और अभी मास्टर टाई वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि युवा भी वहाँ पे अपनी आंखें खोल लेता है, जो देखकर मास्टर टाई वहाँ पे मास्टर नीटियन से कहते हैं मुझे लगता है जरूर ये लड़का यहाँ से जाने से पहले पहले हमारे हाउटियन सेट की छत को उड़ा के जाएगा। लेकिन अभी मास्टर टाई वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी उनकी नजर वहाँ पे स्नो क्वीन के ऊपर पड़ती है, जो कि वहाँ पे युवा के सोल रियलम से होते हुए बाहर आ गई थी, जिसे देखकर मास्टर टाई वहाँ पे उसके पास जाकर हैरान होते हुए उससे पूछते हैं तुम यहाँ पे बाहर क्या कर रही हो, तुम तो सोल रिंग में ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी ना। वहीं मास्टर टाई को अपने इतने करीब देखकर स्नो क्वीन ने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी आइस पावर्स का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे मास्टर टाई के फेस को जमा दिया था, जो देखकर तो मास्टर नीटियन वहाँ पे अपना सर पकड़ते हुए कहते हैं कि आखिर क्या करूँ मैं इसका, ये इतना ज्यादा बड़ा हो गया है लेकिन अभी तक भी इसकी हरकतें बच्चों की तरह ही है। वहीं मास्टर टाई के सवाल का जवाब युवा उन्हें वहाँ पे देते हुए बताता है कि इसने अपनी 4 अलग अलग एबिलिटीज को 4 सोल रिंग्स का रूप दे दिया है, अब से ये अपनी सारी पावर्स को उन 4 सोल रिंग्स के अंदर स्टोर किया करेगी और खुद को रिकवर भी उन 4 सोल रिंग्स की मदद से ही किया करेगी। जिसपे मास्टर टाई उससे कहते हैं लेकिन क्या तुम्हें अजीब नहीं लग रहा कि ये तुम्हारी सोल रिंग होते हुए भी तुम्हारी सोल रिंग नहीं है। मास्टर टाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि युवा उन्हें वहाँ पे जवाब देते हुए कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ये अच्छी तरह से फील कर पा रहा हूँ कि मेरी सेकंड मास्टर स्पिरिट पूरी तरह से स्नो क्वीन के साथ जुड़ चुकी है और इस वजह से फाइट के दौरान हम दोनों बहुत ही इजीली एक दूसरे के पास का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। युवा की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर नीटियन वहाँ पे युवा के पास आते हुए उससे कहते हैं तो चलो फिर क्यों ना इसका प्रैक्टिकल करके ही देख लिया जाए कि स्नो क्वीन की ये पावर्स किस तरह से काम करती हैं। और ये कहकर मास्टर नीटियन उन्हें लेकर वहाँ से जाने लगे थे, जहाँ जाते हुए मास्टर टाई स्नो क्वीन से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं तुम मुझे ग्रैंडपा कहकर क्यों नहीं बुलाती, क्योंकि मैं तुम्हारे डैडी का अंकल हूँ तो उस हिसाब से मैं तुम्हारा ग्रैंडपा ही हुआ, आओ अपने इस ग्रैंडपा को एक हक तो दे दो। लेकिन मास्टर टाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्नो क्वीन वहाँ पे एक बार फिर से मास्टर टाई से डर गई थी और हमेशा की तरह उसने वहाँ पे एक बार फिर से अपनी आइस पावर्स का इस्तेमाल करते हुए मास्टर टाई के फेस को जमा दिया था। खैर उसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर नीटियन मास्टर टाई और युवा को लेकर अपने हाउटियन सेट से थोड़ा दूर आ गए थे, जहाँ मास्टर टाई खुद आगे आते हुए मास्टर नीटियन से कहते हैं बिग ब्रदर इस लिटिल गर्ल की पावर्स को मैं खुद चेक करना चाहता हूँ। मास्टर टाई की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि स्नो क्वीन ने वहाँ पे बुरा समूह बना लिया था, जबकि मास्टर नीटियन वहाँ पे मास्टर टाई को इजाजत देते हुए कहते हैं कि तुम इसकी पावर्स को तो चेक कर सकते हो लेकिन तुम फाइट बैक करते हुए अपने मार्शल आर्ट्स का इस्तेमाल नहीं करोगे। मास्टर नीटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर टाई भी वहाँ पे इसके लिए मान गए थे और वो सीधा वहाँ पे जंप करते हुए सामने वाले माउंटेन के ऊपर चले गए थे, जो कि देखने से बिल्कुल बैटल
बैटल अरीना की तरह ही दिखाई दे रहा था और उनके पीछे पीछे यूहो भी वहाँ पे अपने सोल गाइडेंस विंग्स का इस्तेमाल करते हुए उसी माउंटेन के ऊपर चला जाता है और यूहो को वहाँ पे अपने सामने आते हुए देखकर मास्टर टाई वहाँ पे उसे कहते हैं कि अगर तुमने मुझे यहाँ पे जरा सा भी हिला दिया तो तुम ये फाइट जीत जाओगे और अगर तुम ये फाइट जीत जाते हो तो तुम जब चाहे तब हमारे हाउटियन सेक्ट में आ जा सकते हो। और ये कहकर मास्टर टाई वहाँ पे क्यूट सा फेस बनाते हुए कहते हैं लेकिन अगर तुम हार जाते हो तो इस लिटिल गर्ल को मुझे ग्रैंडपा कहते हुए मुझे हक करना होगा। जबकि मास्टर टाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्नो क्वीन तो वहाँ पे बुरा समूह बनाते हुए मास्टर टाई को वहाँ पे चढ़ाने लगी थी। वहीं यूहो वहाँ पे स्नो क्वीन से माइंड टू माइंड बात करते हुए उसे कहता है कि हम दोनों पहली बार एक साथ मिलकर फाइट कर रहे हैं, इसलिए पहले हम लोग मेरे मैटर के मुताबिक ही फाइट करेंगे। यूहो की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि स्नो क्वीन भी वहाँ पे इसके लिए मान गई थी, जो देखकर यूहो ने वहाँ पे और ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से अपनी पहली मास्टर स्पिरिट की सभी सोल रिंग्स को वहाँ पे एक्टिवेट कर लिया था। और मास्टर टाई वहाँ पे कुछ समझ पाते उससे पहले यूहो ने अचानक ही वहाँ पे आगे बढ़ते हुए मास्टर टाई को वहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर टाई के ऊपर यूहो के उस पंच का कोई भी असर नहीं होता। ये देखकर यूहो वहाँ पे बहुत ही तेजी से पीछे हटकर दोबारा उन्हें वहाँ पे किक मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी उस पावरफुल किक का भी वहाँ पे मास्टर टाई के ऊपर ज्यादा असर नहीं होता। अब ये देखकर यूहो भी वहाँ पे समझ चुका था कि अगर उसे यहाँ पे मास्टर टाई को हिलाना है तो उसे यहाँ पे अपने सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए अब की बार यूहो वहाँ पे अपने गोल्डन ड्रैगन टेक्निक का इस्तेमाल करने का डिसाइड करता है, जिसका नाम रूल डिवर्ट था। और अपनी उस टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए यूहो ने वहाँ पे मास्टर टाई को एक बहुत बड़े जेंट स्पिरिचुअल हैंड की मदद से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पंच मार दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो जैसे ही जाकर वहाँ पे मास्टर टाई को लगता है तो हम देखते हैं कि आसपास की सारी जगह वहाँ पे टूटने लगी थी। हालांकि वो दोनों हाउटियन सेक्ट से थोड़ा दूर जाकर फाइट कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि यूहो के इस पावरफुल पंच की वजह से पूरा हाउटियन सेक्ट वहाँ पे हिलने लगा था। और हाउटियन सेक्ट के डिसेबल्स जो कि वहाँ पे आपस में फाइट करते हुए प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्हें भी अचानक वहाँ पे इस तरह से अपने हाउटियन सेक्ट को हिलते हुए देखकर कुछ भी समझ नहीं आ रही थी कि आखिर यहाँ पे ये सब चल क्या रहा है। लेकिन तभी और एक डिसेबल आकर उन्हें वहाँ पे बताता है कि माउंटेन्स के ऊपर हमारे सेकंड सेक्ट मास्टर किसी के साथ फाइट कर रहे हैं। अब उस डिसेबल की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि वहाँ पे मौजूद बाकी सभी डिसेबल्स भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए थे और वो सभी लोग भी जल्दी से भागकर वहाँ पे उनकी फाइट को देखने के लिए जाने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ हम मास्टर टाई को देखते हैं, जिनके ऊपर यूहो के इतने ज्यादा पावरफुल पंच का भी ज्यादा असर नहीं हुआ था। पर मास्टर टाई वहाँ पे यूहो के पंच की तारीफ करते हुए कहते हैं कि मानना पड़ेगा, तुम्हारा ये पंच वाकई काफी ज्यादा खतरनाक और पावरफुल था। मास्टर टाई की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि यूहो के फेस पे भी वहाँ पे स्माइल आ गई थी और वो स्माइल करते हुए अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है आज मेरे सामने एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट के साथ हुआ है, इसलिए आज इनके सामने मैं अपने उन पावरफुल अटैक्स का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ जिन्हें आज तक मैंने किसी के ऊपर भी इस्तेमाल नहीं किया। और ये कहकर यूहो वहाँ पे अपनी थर्ड आई की पावर का इस्तेमाल करते हुए सोल हेडिस नाम की एक टेक्निक का इस्तेमाल करने लगा था। और सिर्फ इतना ही नहीं, इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यूहो ने वहाँ पे अपनी सेकंड मास्टर स्पिरिट की पावर को एक्टिवेट करते हुए अपनी सेकंड मास्टर स्पिरिट से भी वहाँ पे मास्टर टाई के ऊपर अटैक कर दिया था। और जैसे यूहो के ये दोनों अटैक्स जाकर वहाँ पे मास्टर टाई के साथ टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी रिलीज होने लगी थी। इवन जैसे ही मास्टर टाई वहाँ पे यूहो के उन हमलों को रोकने के लिए अपने हाथ ऊपर उठाते हैं तो हम देखते हैं कि अब धीरे धीरे वहाँ पे छोटे छोटे ब्लास्ट भी होने लगे थे, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि आसपास की सारी जगह वहाँ पे तबाह होती जा रही थी। जो देखकर मास्टर नीटिया ने वहाँ पे एक बार फिर से अपने प्रोटेक्टिव बैरियर का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों की पास के टकराने की वजह से हो रहे ब्लास्ट को वहीं पे रोक दिया था। और जैसे ही उस ब्लास्ट से पहले स्मोक वहाँ पे खत्म होती है तो हम देखते हैं कि मास्टर टाई तो अभी तक भी अपनी जगह पे बिल्कुल सही सलामत खड़े थे, जबकि यूहो वहाँ पे अपने इस अटैक के बाद काफी ज्यादा थका हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि इस अटैक में उसने अपनी काफी ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर लिया था। और तभी मास्टर टाई वहाँ पे यूहो को ललकारते हुए कहते हैं, लड़के क्या तुम बस इतना ही कर सकते थे। मास्टर टाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यूहो भी दोबारा वहाँ पे अपनी जगह पे खड़ा होते हुए मास्टर टाई से कहता है कि मैं अब तक आपके ऊपर अपने सभी पावरफुल अटैक्स का इस्तेमाल कर चुका हूँ, सिवाय अपने सोल गाइडेंस वेपन के अलावा। और ये कहकर जैसे ही वो वहाँ पे अपने सोल गाइडेंस वेपन का इस्तेमाल करते हुए मास्टर टाई के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है तो उससे पहले ही हम देखते हैं कि स्नो गर्ल ने वहाँ पे यूहो के सोल गाइडेंस वेपन को वहाँ पे बर्फ में जमा दिया था। जो देखकर यूहो वहाँ पे स्माइल करते हुए उसे कहता है कि ओके ठीक है, मैं समझ गया, अब तुम जैसा कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। यूहो की ये बात सुनकर तो हम देखते हैं कि स्नो क्वीन भी वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गई थी और वो दोनों वहाँ पे मिलकर एक बार फिर से मास्टर टाई का मुकाबला करने के लिए तैयार हो चुके थे। जो देखकर मास्टर टाई भी वहाँ पे स्माइल करते हुए कहते हैं कि मुझे लगता है अब इस फाइट में और भी ज्यादा मजा आने वाला है, चलो जल्दी करो आ जाओ। मास्टर टाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि यूहो वहाँ पे अपने पास को रिलीज करते हुए सबसे पहले आइस जेड एम्प्रेस वाली सोल रिंग को बाहर निकालने लगा था और स्नो क्वीन वहाँ पे उसके साथ अपनी पहली सोल रिंग की पावर को ऐड करते हुए वहाँ पे उसकी पावर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगी थी। और देखते देखते वो दोनों मिलकर वहाँ पे एक नई टेक्निक को क्रिएट करने लगे थे, जिसका नाम था स्नो डांस इन दी आइस रियलम। और जैसे जैसे वो दोनों वहाँ पे इस टेक्निक को क्रिएट कर रहे थे हम देखते हैं कि वहाँ पे चारों तरफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल आइसी ऑरा फैलने लगा था। इवन मास्टर टाई भी अपनी जगह पे खड़े हुए खुद ब खुद ही वहाँ पे बर्फ में फ्रीज होने लगे थे। और देखते देखते वहाँ पे चारों तरफ उन दोनों की बनाई हुई आइस डोमेन फील्ड वहाँ पे फैलने लगी थी, जिसे देखकर तो खुद यूहो भी वहाँ पे चौंकते हुए अपने मन में कहता है कि मैं अपनी कल्टीवेशन का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 10 मीटर तक ही अपनी आइस डोमेन फील्ड को फैला सकता था, लेकिन स्नो क्वीन के अंदर तो वाकई कमाल की स्नो एबिलिटीज है। इसने तो पूरे हाउटियन सेट में ही अपनी स्नो फील्ड आइस डोमेन को फैला दिया है। वहीं स्नो क्वीन की आइस डोमेन फील्ड की वजह से हम देखते हैं कि हाउटियन सेट के अंदर मौजूद सभी डिसेबल्स को वहाँ पे बहुत ही ज्यादा ठंड लगने लगी थी, क्योंकि स्नो क्वीन की आइस डोमेन फील्ड की वजह से वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा गिर चुका था। वहीं स्नो क्वीन की आइस डोमेन फील्ड की वजह से हम देखते हैं कि मास्टर टाई को अब वहाँ पे यूहो और स्नो क्वीन वहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे थे। और अभी मास्टर टाई वहाँ पे सबके बारे में सोच ही रहा था कि तभी हम देखते हैं कि स्नो क्वीन ने वहाँ पे अपनी सेकंड सोल रिंग की पावर को भी एक्टिवेट करना शुरू कर दिया था, जो कि एक स्नो पम्प टेक्निक थी। उसकी सारी पावर्स वहाँ पे यूहो को अपने
अपने लेफ्ट हैंड के अंदर महसूस हो रही थी। जबकि ये सब देखते हुए अब धीरे धीरे वहाँ पे मास्टर टाई को भी गुस्सा आने लगा था। वो वहाँ पे स्नो क्वीन की आइस डोमेन फील्ड को डिस्ट्रॉय करने के लिए अपना फायरी ऑरा रिलीज करने लगे थे। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि स्नो क्वीन ने वहाँ पे अपनी सेकंड सोअरिंग की पावर का इस्तेमाल करते हुए मास्टर टाई के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पाम अटैक कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि मास्टर टाई को वहाँ पे आइस के बड़े बड़े स्पेक्स ने वहाँ पे चारों तरफ से अपने अंदर ट्रैप कर लिया था। अब ये सब देखते हुए तो मास्टर नीटियन भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान दिखाई दे रहे थे और मास्टर नीटियन वहाँ पे चौंकते हुए कहते हैं कि ये तो टॉप 3 स्नो टेक्निक्स में से एक है। लेकिन अभी मास्टर नीटियन वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि स्नो क्वीन ने वहाँ पे अपने उसी जायंट एम्परर हैंड का इस्तेमाल करते हुए मास्टर टाई को वहाँ पे अपने उस एम्परर हैंड के अंदर जगह लिया था। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर टाई भी कम ताकतवर नहीं थे, उन्होंने भी वहाँ पे अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही इजीली वहाँ पे स्नो क्वीन के उस एम्परर हैंड को वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया था। जिसे डिस्ट्रॉय करते हुए मास्टर टाई वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन हम देखते हैं कि मास्टर नीटो तो अभी तक भी वहाँ पे काफी ज्यादा सीरियस थे। वो जल्दी से वहाँ पे चलाते हुए मास्टर टाई से कहते हैं, बेवकूफ कहीं के, अभी तक उसका अटैक खत्म नहीं हुआ, इसलिए केयरलेस ना हो। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब बारी थी स्नो क्वीन की थर्ड सोर्ड रैंक की, जिसमें वो अटैक करने के लिए एक आइस सूट का इस्तेमाल करने वाली थी। हम देखते हैं कि वो आइस सूट वहाँ पे चेंज में जकड़ी हुई थी, लेकिन स्नो क्वीन वहाँ पे अपने पास का इस्तेमाल करते हुए उस आइस सूट को वहाँ पे आजाद करवा देती है। जिसके आजाद होती हम देखते हैं कि वो आइस सूट धीरे धीरे वहाँ पे योहो के हाथ में आने लगी थी। और जैसे ही वो आइस सूट वहाँ पे योहो के हाथ में आती है तो हम देखते हैं कि योहो ने वहाँ पे अपनी उस आइस सूट की मदद से ऊपर आसमान में एक सूट स्लैश से अटैक कर दिया था, जो कि इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे स्पेस में ही क्रैक्स आना शुरू हो गए थे। और देखते ही देखते उन स्पेस क्रैक्स ने वहाँ पे एक पोर्टल का रूप लेना शुरू कर दिया था, जहाँ हम देखते हैं कि उस पोर्टल के अंदर से एक बहुत बड़ी जायंट एम्परर आइस स्वॉर्ड निकलकर बाहर आने लगी थी। जिसे देखते हुए मास्टर नीटियन तो वहाँ पे और भी ज्यादा सीरियस हो चुके थे। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि स्नो क्वीन की पावर्स इस हद तक खतरनाक निकलेंगी, पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि स्नो क्वीन ने वहाँ पे अपनी उस आइस एम्परर स्वॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए मास्टर टाई के ऊपर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हमला कर दिया था। और अपनी तरफ आते हुए इतना ज्यादा पावरफुल अटैक को देखकर तो हम देखते हैं कि मास्टर टाई को भी मजबूरन अब वहाँ पे अपनी ए बीस्ट वाली फॉर्म में आना पड़ रहा था। और देखते ही देखते मास्टर टाई वहाँ पे अपनी एप स्पिरिट बीस्ट वाली फॉर्म में आते हुए अपनी ग्रेविटी कंट्रोलिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे उस आइस एम्परर स्वॉर्ड को रोकने की कोशिश करने लगे थे। और जैसे ही उन दोनों के अटैक्स आपस में टकराते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बार फिर से बहुत ही ज्यादा पावरफुल शॉक वेव्स निकलने लगी थी और एक बार फिर से पहले की तरह वहाँ पे आसपास का पूरा एरिया तबाह होने लगा था। लेकिन हम देखते हैं कि स्नो क्वीन का ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि उसके इम्पैक्ट की वजह से हम देखते हैं कि मास्टर टाई जो कि अभी वहाँ पे अपनी एप स्पिरिट बीस्ट वाली फॉर्म में थे, वो भी वहाँ पे खिसकते हुए धीरे धीरे पीछे होने लगे थे। लेकिन ये सब देखते हुए अब मास्टर टाई को भी वहाँ पे काफी ज्यादा गुस्सा आने लगा था और उन्होंने भी वहाँ पे अपना पूरा दम लगाते हुए किसी तरह से वहाँ पे उस आइस एम्परर स्वॉर्ड को रोक लिया था। जिसे रोकने के बाद तो हम देखते हैं कि मास्टर टाई वहाँ पे काफी ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। लेकिन खेल अभी तक भी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि हम देखते हैं कि स्नो क्वीन ने अचानक वहाँ पे अपनी आइस एम्परर स्वॉर्ड की पावर को बढ़ाते हुए उसे ऊपर से वहाँ पे किक मार दी थी, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि अब उस आइस एम्परर स्वॉर्ड की पावर इस हद तक बढ़ गई थी कि उसे रोकना अब मास्टर टाई के लिए भी इम्पॉसिबल हो गया था। इसलिए हम देखते हैं कि वो आइस एम्परर स्वॉर्ड वहाँ पे मास्टर टाई को चीरते हुए सीधी वहाँ पे आगे बढ़ गई थी और उस स्वॉर्ड के रास्ते में वहाँ पे जो कोई भी चीज आ रही थी वो उसे वहाँ पे तबाह करती जा रही थी। इवन उस स्वॉर्ड ने देखते ही देखते वहाँ पे बड़े बड़े माउंटेन्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इसी ब्लास्ट के साथ मास्टर टाई वहाँ पे पूरी तरह से बर्फ में जम चुके थे। और इस सब में वहाँ पे इतना ज्यादा पावरफुल ऑरा रिलीज हो रहा था कि वहाँ पे आउटियन सेट के लिए सबस के लिए तो रुकना भी मुश्किल होता जा रहा था। हालांकि योहो ने स्नो क्वीन को इस अटैक की पावर बढ़ाने के लिए मना किया था, लेकिन योहो के रुकने तक स्नो क्वीन अपना अटैक कर चुकी थी और इसी वजह से यहाँ पे इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ था। खैर, जैसे ही उस ब्लास्ट से पहले हुई स्मोक वहाँ पे खत्म होती है तो हम देखते हैं कि मास्टर टाई के ऊपर जमी हुई बर्फ भी अब धीरे धीरे वहाँ पे टूटने लगी थी, जहाँ हम देखते हैं कि उस अटैक की वजह से मास्टर टाई की फेस के ऊपर भी एक छोटा सा कट आ गया था। लेकिन हम देखते हैं कि उनके पीछे वाला बड़ा सा पहाड़ तो वहाँ पे बीचों बीच कट गया था, जो देखकर युवा वहाँ पे स्नो क्वीन को थोड़ा डांटते हुए कहता है कि ये बस एक फ्रेंडली फाइट थी, अंकल टाई हमारे कोई दुश्मन नहीं है, हमें उन्हें हर्ट नहीं करना था बल्कि सिर्फ उन्हें हराना था। युवा की डांट सुनकर तो हम देखते हैं कि स्नो क्वीन भी वहाँ पे काफी ज्यादा उदास हो गई थी और उसी के साथ साथ अब उसे वहाँ पे अपनी गलती का एहसास भी होने लगा था। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मास्टर टाई खुद को वहाँ पे आजाद करवाते हुए युवा से कहते हैं, बच्चे मुझे हट कर पाना इतना ज्यादा भी आसान नहीं है, आ जाओ, अभी तक मैंने अपनी हार नहीं मानी। लेकिन अभी मास्टर टाई वहाँ पे ये सब कह ही रहे थे कि तभी हम देखते हैं कि मास्टर नीटियन वहाँ पे मास्टर टाई के पास आते हुए उसे कहते हैं कि चुप करो, तुम ये फाइट ऑलरेडी हार चुके हो। मास्टर नीटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर टाई वहाँ पे थोड़ा गुस्से से कहते हैं कि मैं ये फाइट हार कैसे गया। और ये कहते हुए जब मास्टर टाई पलट कर पीछे देखते हैं तो उन्हें भी वहाँ पे समझ आ गया था कि मास्टर नीटियन उसे क्या कह रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि योहो भी वहाँ पे उन दोनों मास्टर्स के पास आ जाता है, जहाँ मास्टर नीटियन वहाँ पे योहो की तारीफ करते हुए कहते हैं कि वाकई मानना पड़ेगा, स्नो क्वीन की तीनों सीक्रेट स्किल्स वाकई काफी ज्यादा ताकतवर थी, जिन्हें तुमने बहुत ही अच्छी तरह से अपनी सोल के साथ मर्ज कर लिया है। और तुम्हें शायद ये जानकर बहुत ज्यादा हैरानगी होगी कि स्नो क्वीन ने अभी अभी जिन तीनों टेक्निक्स का इस्तेमाल किया था, ये तीनों ही टेक्निक स्नोलैंड में बहुत ही ज्यादा मशहूर है। लेकिन साथ ही साथ इन तीनों टेक्निक्स के बारे में ये भी मशहूर है कि ये सिर्फ स्नो एम्परर में ही पाई जाती है। भले ही स्नो क्वीन की ये टेक्निक्स अभी उतनी ज्यादा ताकतवर नहीं थी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जैसे जैसे तुम्हारी पास बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे स्नो क्वीन की पास भी बढ़ने लगेंगी, और जब उसकी पास बढ़ेंगी तो उसके साथ साथ उसकी तीनों यूनिक स्किल्स की पास भी बढ़ेंगी। मास्टर नीटियन की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि वो वहाँ पे काफी ज्यादा खुश हो गया था, लेकिन उसी के साथ साथ युवा को वहाँ पे चौथी सोरिंग के बारे में भी याद आने लगा था, जहाँ वो स्नो क्वीन से सवाल करते हुए पूछता है कि फोर्थ सोरिंग की खास एबिलिटी क्या है। लेकिन हम देखते हैं कि युवा की ये बात सुनकर स्नो क्वीन उसे वहाँ पे कोई भी जवाब दिए बगैर उसकी गोद में आते हुए वहाँ पे सो गई थी, जो देखकर मास्टर नीटियन वहाँ पे युवा को
बताता है कि मुझे लगता है अभी ये खुद भी अपनी फोर्थ सोल्डिंग की पावर के बारे में नहीं जानती, इसलिए तुम्हें अपनी फोर्थ सोल्डिंग के बारे में खुद से ही जानना होगा। पर उसे मास्टर करने के लिए तुम्हें बहुत ही ज्यादा हार्ड प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि फोर्थ स्किल पहले वाली तीनों यूनिक स्किल से भी ज्यादा ताकतवर होने वाली है। और ये सब कहकर मास्टर नीटियन उन्हें वहां से वापस चलने के लिए कहते हैं, जिसके बाद वो तीनों मिलकर वापस वहां पे आउटियन मेंशन की तरफ जाने लगे थे, जहाँ रास्ते में ही मास्टर टाई वहां पे यो से रिक्वेस्ट करते हुए कहते हैं, अभी तो ये लिटिल गर्ल सो रही है, अभी तो प्लीज मुझे से हक करने दो। वहीं मास्टर टाई की ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर नीटियन उसे वहां पे डांटते हुए कहते हैं, मुझे लगता है कि तुम्हें बार बार बर्फ में जमने का कुछ ज्यादा ही शौक हो गया है। और इसी कमाल के सीन के साथ हमारी अमेजिंग एपिसोड यहीं पे खत्म हो गया था। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय।